नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे इस लेसन में हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ चुके हैं और आप लोगों का काफ़ी उसमें रिस्पांस मिला था और मैं कोशिश करूँगा कि समय के साथ में मतलब 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी पूरी करा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर इन्वायरमेंट वाला। तो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो इन्वायरमेंट के टॉपिक से, और आप जानते हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इन डायग्राम को देखना, इसमें वैसे आप जानते हो कि 6th और 7th 8th 9th 10th की जो एनसीईआरटी उसमें उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना होता है। इसीलिए मेरा ये बार बार आप लोगों से कहना है कि आप टू दी पॉइंट पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है, उनके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और जैसा कि मेरा अनुभव है 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का, तो मैं जब 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो उनमें सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ता हूँ और अच्छे नोट्स बना के ही पढ़ता हूँ। वो मेरे अपने नोट्स इन वीडियो में भी हैं और टेलीग्राम में भी आप जानते हो कि मैं इनकी पीडीएफ फाइल शेयर करता रहता हूँ। तो आप ये जितने भी नोट्स हैं मेरे, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, और उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पर्यावरण के घटक। आप जानते हो मतलब कोई भी पारितंत्र होता है वो कैसे बनता है। पारितंत्र बनता है जितने भी हमारे अजैविक जो भौतिक घटक है ना, स्थल हो गया, जल हो गया, वायु होगी, जितनी भी गैसें हो गई, इसके साथ जब मानव इंटरेक्शन करता है ना, ये दोनों मिलके मतलब जीव, मानव एक जीव का पार्ट है आप जानते हो। तो आपका जीव और अजीव जितने भी घटक होते हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट, और क्या बनाते हैं, पारितंत्र को बनाते हैं। तो पारितंत्र के पर्यावरण के बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं, जैसे पर्यावरण के यहाँ घटक दिए हुए हैं। तो इसमें जैसे प्राकृतिक घटक हो गया, कौन से, जल हो गया, वायु हो गया, स्थलमंडल हो गया और सजीव हो गया। और आप ये भी जानते हो कि जैसे आपका प्राकृतिक जो पारितंत्र कैसे बनता है, यानी वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल जब तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तभी तो मतलब आपका जीवमंडल बनता है। इसके अलावा मानव भी मतलब बहुत कुछ करता है, पर्यावरण के साथ में क्रिया करता है। क्रिया करके क्या बनाता है, जैसे इन्वायरमेंट से, प्रकृति से खनिज लिया हमने, और खनिज लेके हमने मानव बुद्धि और पूंजी निवेश करके क्या बनाई, इमारतें बनाई। तो ये मानव का सांस्कृतिक पारितंत्र है। वैसे ही इन्वायरमेंट का एक पारितंत्र होता है। ठीक है, मानव ने क्या बनाए, पार्क्स बनाए, पुल बनाए और सड़कें बनाई, ये स्मारक यानी इमारतें बनाई और इंडस्ट्री वगैरह बनाई। तो ये हो गया मानव का द्वारा निर्मित घटक हो गए। तो पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। प्राकृतिक हो गया और मानव निर्मित हो गया, और इसके अलावा मानव के और सांस्कृतिक यानी कौन से घटक हो सकते हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से मिलकर परिवार बनते हैं, परिवार से समुदाय बनता है, और अलग अलग धर्म और संस्कृति बनती है। इसके अलावा शैक्षणिक जो संस्थाएं होती है, आर्थिक हो गया, राजनीतिक स्थिति होती है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण के घटक है। आप इसको सामाजिक, सांस्कृतिक, नेचुरल पर्यावरण के घटक मान सकते हो। तो ये सामान्य बात थी जो बच्चों को हम समझाते हैं, 7th क्लास के बच्चों को। तो उस हिसाब से ये हमारे काम का हो सकता है कि ऐसे डायग्राम आप अपने मेंस के एग्जाम में बना के आओ जब इनकी डिमांड हो कहीं। बाकी यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकलने के कम चांसेस है, बस समझने की बात है यहाँ पे। आगे जैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट में आया हुआ है कि पारितंत्र कैसे बनता है। जीव और अजीव जो घटक होते हैं ना, ये मिलके क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को बनाते हैं, पारितंत्र को बनाते हैं। तो इन दोनों के घटकों से मिलने से ही क्या बनता है, पारितंत्र बनता है। जैसे जीव में क्या होता है, जितने भी सजीव होते हैं, आपके पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मानव भी इसमें शामिल है। निर्जीव में क्या होता है, प्रकृति में आप जानते हो कि इन्वायरमेंट में कितने मतलब जैसे जल हो गया, स्थल हो गया, चट्टानें हो गई, ये सब मिलके अजीव पदार्थ होते हैं। स्थल वाले पार्ट हो गए या जल जितने भी पार्ट हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपस में मिलके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जैसे आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो हम जानते हैं कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वहाँ पर किस प्रकार की मतलब प्राकृतिक दशाएं हैं, वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, ये सब मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट का यहाँ पे दिया भी है कि ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या मतलब कोई अच्छी बुक पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, जहाँ से आपको लगता है कि यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन आते हैं, विशेष तौर पर एनसीईआरटी किताबें अच्छी होती है, आप जानते हो, अच्छी टेक्स्ट बुक है जहाँ से आपके प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो नई वाली एनसीईआरटी आप उनके देखना, बुक सेज में देखना, इनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायोनेर से हुई है, ठीक है, और जिसका अर्थ है पड़ोस में।
तो यहाँ से बॉक्स वाल मेरी ये अनुभव रहा है कि जो आपके बॉक्सेस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में ना, कोई डायग्राम दिया हुआ है, कोई मैप दिया हुआ है, वहाँ से यूपीसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है। लास्ट ईयर में देखना, उससे पहले भी देखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बॉक्सेज से आए हैं। तो इनको विशेष तौर पर आप ध्यान रखना है, और मैंने जितने भी बॉक्सेज हैं ऑलरेडी अपने लेसन में शामिल कर लिया है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसके बहुत सारे घटक होते हैं, हम जानते हैं, पहले भी पढ़ के आए कि प्राकृतिक पर्यावरण बहुत सारे घटकों से मिलकर बना होता है। जैसे पृथ्वी का स्थल मंडल हो गया आपका, तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परपट्टी है ना, आप जानते हो जिस पर हम रहते हैं ना, आप और हम रहते हैं, ऊपरी ये चट्टाने जो है, या जो स्थल हो गया, मिट्टी हो गई, खनिज हो गई, सब क्या है, आपने अलग अलग मतलब स्थलाकृतियाँ देखी होगी, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, इसके अलावा वन, कृषि, मानव बस्तियाँ, ये सब किसका पार्ट है, ये आपके स्थल मंडल का पार्ट है। ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत सारे घटक होते हैं, जिनमें से स्थल मंडल का भी एक घटक है। इसके अलावा जल मंडल के अंदर आप जानते हो नदी, झील, सागर, ग्लेशियर, महासागर, ये सब जल मंडल के पार्ट हैं। इसके अलावा वायुमंडल के पार्ट है, बहुत सारी गैसें इसमें शामिल रहती है, आपका जलवाष्प इसमें शामिल रहता है। ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में बंधा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका वायुमंडल पार्ट हो गया, और ये तीनों पार्ट मिलके मतलब आपके स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल बन के क्या बनाते हैं, आपका जीवमंडल बनाते हैं। जीवमंडल का मतलब क्या होता है, आपके पादप, जीव जंतु हो गए, और ये सब मिलके इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में एक फैक्ट दिया हुआ आप जानते हो, ये जैसे प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको जैसे ये जानना है कि लास्ट ईयर जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, है ना। और होस्ट कंट्री भी होता है कई बार कि ये होस्ट कंट्री कौन सा, होस्ट होस्ट कंट्री इस साल मतलब इसका पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री है। इसके अलावा इसकी थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके द्वारा मतलब मनाया जाता है ना, यूएन की संस्थाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि लास्ट में जो 2020 में, अभी तो 21 में आने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम हमारी 27 जून को है ना, तो इस साल का तो पेपर उससे पहले बन चुका होगा, 5 जून से पहले पेपर बन चुका होगा। या ये होता है कि कई बार जो थीम होती है ना, वो पहले से डिसाइड हो जाती है। तो आपको ये जानना है कि 2020 और 2021 को जो इन्वायरमेंट दिवस बनाया गया था, 5 जून को, 20 को बनाया गया था, और 21 को मनाने वाले हैं ना, तो इसकी थीम क्या है। ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, पहली बार कब बनाया गया था, कारण क्या है, क्यों बनाया जाता है 5 जून को, ये सब चीज़ें आप जानना, और कमेंट में बताना कि इनकी थीम क्या थी। यदि आप देखते हो, मेरे हिसाब से ऐसी तैयारी करनी चाहिए आपको कि जब भी कोई दिवस, इंपॉर्टेंट दिवस चर्चा में रहता है, तो उसकी थीम क्या है, कौन उसको मनाता है, कौन होस्ट कंट्री होती है उसकी, है ना, उसका और कोई इम्पैक्ट, मतलब कोई चीज़ें लेकर उनके आसपास की जुड़ी चीज़ें उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें दिया हुआ है पारितंत्र। ये परिभाषा देखो छोटी सी लगती है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बॉक्स मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, पारितंत्र की यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पारितंत्र का मतलब क्या हो गया, सिंपली ये है कि आपके जीव जंतु हो गए, पादप हो गए, इनकी क्रिया किससे होगी, जितने भी अजैविक जो पदार्थ है ना, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, पारितंत्र का निर्माण करेंगे। यहाँ पे जैसे पर्यावरण के क्षेत्र भी बताए गए हैं, जलमंडल हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, आपका जैवमंडल हो गया, और स्थलमंडल हो गया। और देखो इस डायग्राम में दिया हुआ है जैवमंडल कहाँ पे, जहाँ पे तीनों चीज़ें आपस में जुड़ रही है, यानी आपका वायुमंडल जुड़ रहा है, आपका जलमंडल जुड़ रहा है, और आपका स्थलमंडल जुड़ रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है, आपका जैवमंडल बन रहा है। ठीक है। तो पारितंत्र की आप परिभाषा समझ समझ गए होंगे कि पारितंत्र की परिभाषा क्या है, यहाँ बॉक्स में दी गई है। सेम परिभाषा मैंने यहाँ पे बताई गई है, इसमें दोबारा पढ़ना नहीं है। अब देखो आप इस चीज़ को जानो। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पोज करके अटेम्प्ट लेना। ये क्वेश्चन देखो 2015 आया हुआ है, 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया हुआ है। हालांकि ये सब जगह दिया हुआ है, जहाँ पे इन्वायरमेंट टॉपिक को आप पढ़ोगे ना, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी पढ़ोगे, या कहीं भी आप टॉपिक देखते हो, उस सब में परिभाषा दी होती है। लेकिन अभी ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 7th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम का शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो इसमें यदि आपने सही से समझाना तो इजीली आप आंसर कर लोगे। करते हैं अटेम्प्ट लेने की कोशिश करते हैं, और एक अटेम्प्ट लेने का एक तरीका भी होता है दोस्तों। यदि आप है ना एकदम सैद्धांतिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, यानी जो भी हमारे नियम है कि हमें एलिमिनेशन करना है, कि जो आपने पढ़ा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, इसको ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेशन पद्धति आपको अपनानी है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक दूसरे से अनन्य क्रिया करने वाले जीवों को ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय होता है। ठीक है। तो पारितंत्र की ये परिभाषा तो नहीं हो सकती, तो आप काट देना इसको। पारितंत्र का अभी हम पढ़ के आए क्या है कि जितने भी जीव है, जीव जंतु या पादप है, किसके साथ क्रिया करेंगे,
अजैविक पदार्थों के साथ, आपका मतलब वायु हो गया, जल हो गया, और भी मतलब आपकी गैसें हो गई, जितने भी चक्कर जो है ना, रासायनिक चक्कर, उनके साथ क्रिया करते हैं। तो इसमें तो क्या सभी जीवों का आपस में बोल रहा है, तो इसका कट गया। इसके अलावा पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी प्रकृति को छोड़ दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय, यानी जितने भी जीव जंतु हो गए, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। देखो ये इसमें संभावना बन रही है कि मतलब जितने भी जीव है, किन उनका संबंध किसके साथ, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ संबंध है, ये क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। तो यही हम अभी तक पढ़ के आए हैं, तो ये आंसर इसका, बेस्ट आंसर इसका हो गया सी। तो आप देखो एलिमिनेशन पद्धति से जाना कि आपका जो ज्ञान है उसको लगाना कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको कंफर्म कर लिया कि हाँ ये हो जाएगा। इसको लास्ट वाले को पढ़ लेना एक बार, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात प्राणी जात, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने किसको छोड़ दिया, प्रकृति को छोड़ दिया, यानी अजैविक पदार्थों को छोड़ दिया। तो डी भी आपका कट गया, आंसर हो गया इसका सी। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए, और ये क्वेश्चन 2015 के प्री एग्जाम में आए हुआ है। तो ऐसे यही हमारा पढ़ाई का तरीका होना चाहिए कि एनसीईआरटी किताबें हमारी कितनी हेल्प कर सकती है ना। ये तो केवल एग्जाम्पल की बात है। मेरा अनुभव ये रहा कि आपका प्रीलिम्स में 40 से 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें दिया हुआ है पृथ्वी की, इसमें यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें ना, एक तरह से उनको ही बताया गया है। बाकी जैसे आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में आगे जाओगे ना, तो वहाँ पे बड़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यही आगे एनसीईआरटी विस्तार से बताएगी, तो हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को सही से समझकर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये बॉक्स वाले फैक्ट इंपोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खो चुके हैं। अभी जैसे एनसीईआरटी लिखी है तो इसमें 6 किलोमीटर है, बाकी नया रिसर्च ये कहता है कि 11-12 किलोमीटर से भी ज़्यादा कहीं खोदा जा चुका है। नॉर्वे के आसपास है ना, आर्कटिक ओशियन के आसपास की, वहाँ पे ऐसा है। बाकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन फैक्चुअल थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, मतलब कोर तक पहुँचने के लिए। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक मतलब स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आप जानते हो, देखो इसको डायग्राम से आप समझ सकते हो कि सामान्य रूप से आपको ऐसे समझना चाहिए जैसे पृथ्वी हमारी है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, इस पर परपट्टी यानी भूपरपट्टी, जिस पर हम रहते हैं, स्तरमंडल और आपका ओशियन इस पर आता है। सबसे पहले तो ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, सबसे ऊपरी वाला भाग हो गया आपका परपट्टी, यानी भूपरपट्टी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मतलब इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। और उसके बाद में जैसे आप जाओगे अंदर होगा आपका मेंटल होगा। ठीक है, और लास्ट में सबसे जो नीचे है आंतरिक कोर जो केंद्र है, उसको बोलते हैं कोर या क्रोड बोलते हैं। मुख्य रूप से इसकी 3 परतें हो गई। आपका कौन सा हो गया सबसे ऊपर, आपकी होगी भूपर पट्टी, है ना, क्रस्ट हो गया आपका। फिर दूसरा हो गया मेंटल हो गया, इसको हिंदी में परवर भी बोलते हैं। और लास्ट में जो सेंटर आपका हो गया इसका, आपका कोर हो गया, इसको क्रोड भी बोलते हैं। तो आपकी मुख्य रूप से 3 परतें हो गई, लेकिन इसको और ज़्यादा बांटे हम, इन परतों को ज़्यादा बढ़े। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका हो गया क्रस्ट। फिर जैसे होता है कि जैसे आपका मेंटल है ना, मेंटल के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल होता है। एक होता है आपका इसके नीचे लोअर मेंटल, ठीक है। और बाद में एक होता है आउटर कोर, और अंदर ही अंदर होता है इनर कोर। तो मतलब ये होगी लगभग इसके 5 पार्ट हो गए। आप इसको समझने की कोशिश करना। जो आपका क्रस्ट था, जैसे हमने इस पृथ्वी को बांटा कि आपका ये कोर हो गया, ऊपर फिर आपका मेंटल हो गया, और सबसे लास्ट में हो गया आपका क्रस्ट हो गया। मैं यानी 3 परतें हमने बांटी थी, लेकिन फिर इस परतों को और ज़्यादा बांटते हैं ना। कैसे बांटते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक जो आयतन है, तापमान है, दबाव है, वहाँ की चट्टानें हैं, वो किस प्रकार की है, उस हिसाब से हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो आप देखोगे जो सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे ऊपर आपका हो गया क्रस्ट हो गया। क्रस्ट का क्या पार्ट है, स्थल मंडल पार्ट हो गया, जहाँ पे पहाड़ पर्वत ये जो है, जहाँ पे हम रहते हैं, स्थल मंडल। और इसी का पार्ट क्या है, क्रस्ट का एक पार्ट है आपका जल मंडल, ये भी इसका ही पार्ट है ना। स्थल मंडल और जल मंडल पार्ट हो गया इसका क्रस्ट का। ठीक है, क्रस्ट का यानी आपकी भूपटपट्टी का पार्ट हो गया। जैसे ही हम आंतरिक तौर पर जाते हैं, जहाँ से जैसे मेंटल शुरू होता है ना, अंदर जैसे इसको ये माना जाता है कि 0 से 35 औसत अंदर की गहराई में क्या आपकी भूप्रॉपर्टी है, और 35 से लेकर 2900 तक आपका है मेंटल। मेंटल के भी 2 पार्ट है दोस्तों। एक तो जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल थोड़ा अर्थ पिघली दिशा में है ना, ठीक है, पूरी तरह से ठोस नहीं है, अर्थ पिघली दिशा में है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर मेंटल, या दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं ऊपरी पार्ट को। अपर मेंटल के ऊपरी पार्ट को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। अभी छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लो, यहाँ पे नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे, वहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है।
ठीक है, विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी ये सामान्य बात है। देखो, मैं दोबारा भी एक बार समझा दूंगा इसको, एक बार आप समझने की कोशिश करना। दोबारा चलो हम दोबारा पढ़ते हैं, सबसे समझते हैं। सबसे ऊपरी परत आपकी क्या है? आपका क्रस्ट है। क्रस्ट पर आपका स्थल मंडल आ गया है ना, और स्थल मंडल हो गया, इसके साथ में महासागर, सब इसी पार्ट के अपने क्रस्ट के पार्ट हैं। 0 से 35 इसको औसत मान के चलते हैं कि 0 से 35 किलोमीटर की गहराई तक इसका है। ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद में आपका शुरू होता है, आपका मेंटल शुरू होता है। लेकिन मेंटल के दो पार्ट हैं। जो अपर मेंटल है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अर्ध पिघली दिशा में होता है, एकदम ठोस नहीं है, थोड़ा अर्ध पिघली दिशा में है। ठीक है, और इसके ऊपर का पार्ट जो होता है, इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। और यहीं से हमारी वो जो ज्वालामुखी वगैरह बनती है ना, वो ऊपरी जो मेंटल है उसका एक पार्ट है दुर्बलता मंडल, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास आंतरिक गहराई पर। ठीक है, उसी से आपकी ज्वालामुखी मैग्मा वगैरह निकलता है। तो एक हो गया आपका अपर मेंटल। तो अपर मेंटल कैसा है? अपर मेंटल ना ठोस है न द्रव है, अर्ध पिघली दिशा में है। ठीक है, जहाँ से मतलब आपका मैग्मा वगैरह निकलता है। और जब आप लोअर मेंटल में जाते हो, तो लोअर मेंटल आपका क्या हो जाता है, एक तरह से ठोस आ जाता है वापस, है ना। ठीक है, इसको ठोस मान के चलना। और आप जब आउटर कोर में जाते हो, ठीक है, ये आउटर कोर, और ये हो गया आपका इनर कोर। तो इनर कोर जो है ना, वो तो बिल्कुल ठोस है, निकल और फेरियम का मतलब बना हुआ था, लोहे और निकल का बना हुआ है, एकदम ठोस है। लेकिन जो आपका आउटर कोर है ना, वो क्या है, फिर अर्ध पिघली दिशा में है। ठीक है, तो पृथ्वी की हमने कितनी परतें पढ़ी है आंतरिक रोग पर? हमने पढ़ी है सबसे पहले क्रस्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि आपका अपर मेंटल, तीसरा हमने पढ़ा है आपका लोअर मेंटल। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा आउटर कोर, पांचवा हो गया आपका इनर कोर। तो 5 आंतरिक परतें हो गई, जिनमें से 2 परतें अर्ध पिघली दिशा में है। कौन सी? आपका आउटर कोर, और आपका हो गया अपर मेंटल का ऊपरी पार्ट। यह आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी ज्वालामुखी जितनी निकलती है, आंतरिक जो आपका एक तरह से रेडियो जो धर्मी पदार्थ होता है, तापमान का ऊपरी की ओर आना, चट्टानें पिघलना, आंतरिक तौर पे जितने भी विस्फोट होते हैं ना, और आपका जितना भी मेग्मा बनता है, वो इन्हीं की वजह से बनता है। आपका आउटर कोर का जो अर्ध पिघली दिशा में है, और अपर मेंटल का जो दुर्बलता मंडल है, जहाँ से ज्वालामुखी वगैरह बनते हैं। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, यहाँ से मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे हॉट फिल्म्स आए। तो हॉट फिल्म्स कैसे बनते हैं? हॉट फिल्म्स के कारण क्या होता है, ऊपरी तौर पर जैसे ये अर्ध पिघली दिशाओं में क्या होता है, यहाँ से ऊपर की ओर इसमें मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, ये चट्टानों को पिघला के फिर ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब आप जानते हो चट्टान, आपने प्लेट वेल्डिंग सिद्धांत कभी पढ़ी होगी, तो उसमें ये सिद्धांत आता है। तो ये आपकी 5 प्लेटें होगी मुख्य रूप से। इसमें बताया भी है, देखो, पृथ्वी की आंतरिक, ये मतलब आंतरिक क्रोड है, यानी इनर इनर क्या हो गया, आपका कोर हो गया। फिर इसमें दिया भी है, देखो, बाह्य कोर दिया हुआ है। फिर देखो, मेंटल भी 2 पार्ट है, एक ऊपरी मेंटल हो गया, एक निचला मेंटल हो गया। लास्ट में हो गया आपका क्रस्ट यानी परपटी, जिस पर स्थल मंडल और जल मंडल स्थित है। तो ये आपका हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगी तो आप चिंता मत करना, आप कमेंट डालना। जब 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहाँ यही चैप्टर विस्तार से दिया हुआ है, उसमें और ढंग से हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो, मैं यहाँ पे केवल पढ़ने वाला हूँ, बाकी हम समझने वाली चीज़ें हम कर चुके हैं। जैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पे हो गया परपटी, 0 से 35 किलोमीटर एवरेज है। और आंतरिक तौर पर मेंटल का पार्ट हो गया 35 से लेकर 2900 किलोमीटर। और आपका कोर जो कितना हो गया, 2900 से लेकर 6371, यानी पृथ्वी का जो अर्ध व्यास है ना, वहाँ तक हो गया। पृथ्वी का केंद्र कितना है? आप जैसे पृथ्वी को पूरा व्यास तो 12,000 मतलब 700 कुछ है ना, वो अर्ध व्यास हो गया 6371। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जैसे इनका क्या मतलब, इनका केमिकल कौन सी चीज़ें, इसमें कौन सी चीज़ों का बना होता है, रासायनिक चीज़ों का बना होता है। उसमें जैसे सबसे पहले भूपर पट्टी है ना, आपका क्रस्ट है। क्रस्ट में महाद्वीप जो होता है ना, वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम सियाल। और आपका जो महासागरीय परपट्टी है ना, वो बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका जो क्रोड है, यानी कोर जो पार्ट है, वो निकल और लोहे से बना हुआ है। यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, उच्च दाब के कारण आंतरिक कोर जो है ना, ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें और भी दी गई है। जैसे यहाँ पे आप देखना, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी का है, और 84% है मेंटल, एवं 15% हिस्सा है किसका, क्रोड का। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, 6371। ये फैक्ट है, छोटे छोटे फैक्ट, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये एनसीईआरटी पढ़ के आप ये भी कर सकते हो कि इनके कहीं आपको एमसीक्यू मिलते हैं ना। ठीक है, कि आपको कहीं भी जैसे एनसीईआरटी के एमसीक्यू गूगल करोगे या किसी साइट पे आपको पता हो मिलते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एमसीक्यू आपको निकालना चाहिए, ताकि आपका पढ़ने के बाद में एक अप्रोच बन जाए यूपीसी की। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार प्रीलिम्स में आते हैं। इसके अलावा यह यहाँ पे जो हमने पढ़ा था अभी, पृथ्वी का आयतन का 1% परपटी, 84% मेंटल, 15% करोड़ का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें यह भी दिया है कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी भी दी गई है। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला क्या है, सबसे ऊपर है अपना क्रस्ट, क्रस्ट का ही पार्ट ये है। क्रस्ट का दो पार्ट है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट हो गया, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जहाँ पर महाद्वीप पर क्या होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं। और दोस्तों इसमें ये होता है कि एक सिद्धांत होता है, इसमें एक सिद्धांत होता है कि जो पार्ट पृथ्वी के ऊपर जितना होगा ना, उसकी जड़ें भी उतनी गहरी पर होती है, गहराई पर होती है। इसको बोलते हैं आइस्टोस्टेसी सिद्धांत, यानी भू स्थिति के सिद्धांत बोलते हैं। जिसके अनुसार ये होता है कि विद्वान बोलते हैं कि जो पार्ट जो पृथ्वी का ऊपरी स्तर पर, जैसे पहाड़ वगैरह हो गया ना, ये ऊपर होते हैं तो उनकी गहराई भी, जड़ें भी आंतरिक तौर पर ज़्यादा होगी। जैसे महासागर मतलब कम मतलब ऊंचे होते हैं तो इनकी गहराई भी ज़्यादा नहीं होती है। मैदान भी कम ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, इनकी गहराई कम होती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये पार्ट इसलिए दिखाया गया कि जैसे हिमालय पर्वत है, ऊंचा है, तो उसकी जड़ें भी हमें गहराई पे मिलेगी, क्योंकि ये आप जानते हो कि पृथ्वी घूर्णित अवस्था में है, बहुत ही स्पीड से, तेज स्पीड से घूर्णन करती है। तो कोई पार्ट पृथ्वी के ऊपर स्तंभ, कोई मान सकते हैं कि ऊंचा स्तंभ है, वो उनकी जड़ें यदि गहराई पर नहीं होगी तो वो टिका कैसे रहेगा। तो ये मानते हैं कि भूस्थिति के सिद्धांत में से माना जाता है कि जो पार्ट पृथ्वी के ऊपर जितना ऊपर होगा, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होगी। ऐसा मान के चलते हैं। जैसे जहाज होता है ना, पानी में तैरता है, तो उसका कुछ हिस्सा बाहर होता है, जैसे मान के चलते हैं उसमें अनुपात होता है कुछ की, कुछ हिस्सा बाहर होता है और अधिकांश हिस्सा उसका पानी के अंदर होता है। ठीक है, वैसे इसमें पृथ्वी पे घूर्णित मतलब एक जहाज की तरह है, जिसके जो भी जितने भी पहाड़ पठार होते हैं, उनकी जड़ें मतलब उस हिसाब से होती है जितनी उनकी ऊंचाई होती है। आगे है इसमें सेल और खनिज। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सेल 3 प्रकार की होती है। और सेल की जो परिभाषा है क्या है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। यहाँ पे बॉक्स में तीनों का बारे में बताया गया है। इग्नियस यानी ये है अग्नि जैसा, सेडिमेंट्री यानी ये हो गया अवसाद, या हम कह सकते हैं स्थिर, यहाँ पे वर्ड है। मेटाफोमोर्फिक का अर्थ है यहाँ पे रूप परिवर्तन। आप जानते हो कि इसमें परिवर्तन होता है, चट्टानों में परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार यहाँ पे हो जाते हैं। तो जैसे पहला प्रकार है आग्नेयशैल, यानी इसको इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं। अवसादी यानी सेडिमेंट्री, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आग्नेय चट्टान। दोस्तों आग्नेय चट्टान कैसे बनती, कि जब आप जानते हो कि आंतरिक जो मैग्मा होता है ना, ज्वालामुखी जो आती है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, तो ठीक है उसके बाद में क्या होता है, लावा के रूप में ठंडा होता है। तो आंतरिक क्या होता है, मैग्मा, और उसको बाहर बोलेंगे हम लावा। ठीक है, ठोस होकर क्या बनता है, ये आग्नेय चट्टान बनाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। आप जानते हो जैसे क्या होता है, पृथ्वी जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, तो कुछ यहाँ से क्या होता है, मैग्मा बाहर निकल के यहाँ पे जम जाता है, जबकि कुछ क्या होता है यहीं मतलब परतों के अंदर जमता है, यहाँ पे ऐसे जम गया। ठीक है, जिसको आपने कभी सुना होगा लेकोलिथ, फेकोलिथ, है ना, ऐसा वर्ड सुना होगा। आगे अंदर मतलब ग्रेनाइट के जैसे एग्जाम्पल है, वो अंदर ही जम जाता है, और बाकी जैसे कुछ चट्टानें होती है वो बाहर आ जाती है ना, ज्वालामुखी वो जम जाती है। तो ये 2 प्रकार की हो गई। कौन सी, आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की हो गई। 2 प्रकार की कौन सी होती है, देखो। आग्नेयशैल जो पहली है बहिर्वेदी आग्नेयशैल, यानी मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में ठंडा व ठोस होता है। और ये क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि बाहर निकलता है, बाहर का टेम्परेचर अंदर की तुलना में कम होता है। तो इसके दाने कैसे बनते हैं, महीन दाने बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट सेल। जैसे भारत में कहाँ पर है, दक्कन का पठार। आपने कभी दक्कन का पठार देखा तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट के कारण वहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। और जो अंतर्वेदी यानी आंतरिक आग्नेय सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, कि मैग्मा क्या करता है, अंदर ही उसको जगह मिल जाती है कहीं कहीं, है ना, तो कहीं कहीं वो जमने लगता है बाद में, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके दाने जो कण जो है उसके बड़े आकार में होंगे, जिसमें एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल हम देंगे तो निस इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेनाइट और निस आग्नेय सेल के ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे दूसरी हमारी जो चट्टान प्रमुख सेल है, अवसादी सेल। अवसादी सेल में क्या होता है कि अपर्दन और अपक्षय के कारण चट्टानें क्या करती है, अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और बाद में क्या होता है, हवा, जल, हिमानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करके वहाँ पे क्या होता है, फिर निक्षेपण होता है, और जमाव और दबाव के कारण क्या करते हैं, इसका आकार कैसा होता है, ठोस होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले, अवसादी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे बलुआ पत्थर का एग्जाम्पल है। तो बलुआ पत्थर क्या करता है, जैसे मिट्टी के कण एक समय के बाद में क्या होगा, जो भी अवसाद वगैरह होता है वो जमता है, जमने के बाद में बलुआ पत्थर बनता है। इसके अलावा अवसादी सेलों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है। तो दोस्तों कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि आग्नेय सेलों में जीवाश्म पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो इसमें संभावना नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आग्नेय सेल तो आप जानते हो कहाँ से आती है, आंतरिक रूप से मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। जबकि अवसादी में क्या होता है कि आप जानते हो कि अवसादी चट्टानों के
साथ साथ जैसे पेड़ पौधे हो गए, आपके जीव जंतु, वो भी इनके साथ जमाव इनका होता है। और आपने कभी देखा होगा कि जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है या आपकी जो प्राकृतिक जो गैस पाई जाती है या कोयला पाया जाता है, वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? वो आपकी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अवसादी चट्टानों का अन्य एग्जाम्पल आपका हो गया बलुआ पत्थर। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या होता है? रूप परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय सेल और अवसादी सेल किस में बदल सकती है? रूपांतरित या कायांतरित सेलों में बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चिकनी मिट्टी है, इसके ऊपर दाब और तापमान का प्रभाव पड़ेगा तो इसमें किस में बदलेगी? स्लेट में बदलेगी। और चूना पत्थर बदलेगा आपका संगमरमर में, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा दी गई जीवाश्म, या बॉक्स वाली चीज़ें विशेष तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी? 3 प्रकार की जो आपकी सेल्स है, चट्टानें हैं, उनके प्रकार हो गए, उनके एग्जाम्पल हो गए। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है कि अलग अलग मतलब जो आपकी सेल्स है उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। कैसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। ऐसा भी आ सकता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ लाल किला बलुआ पत्थर का है और यहाँ पे जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे के वो पूछ सकते हैं कि किस मतलब अवसादी चट्टानों का है। जैसे ये अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है, ये आपकी रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे आगे इसमें है सेल चक्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेल चक्कर का तात्पर्य ये है कि ये जितनी भी सेल्स है ना, जैसे आग्नेय सेल किस में बदल सकती है? अवसादी सेल में बदल सकती है या कायांतरित में बदल सकती है, ठीक है। और आपकी जो अवसादी सेल है ना, वो फिर से आग्नेय सेल में बदल सकती है या कायांतरित सेल में बदल सकती है। या आपकी कायांतरित जो सेल है ना, वो आग्नेय में भी बदल सकती है और अवसादी में बदल सकती है। कहने का क्या मतलब है? ये चक्कर है, ये आपस में सब बदल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेल चक्कर बोलते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, है ना। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो बिटवीन द लाइन पढ़ना। और प्रीवियस ईयर की जब क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब वास्तव में ना एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। विशेष तौर पर आपके जो ट्रेडिशनल टॉपिक हो गया, आपके ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपकी होगी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई, है ना, आर्ट एंड कल्चर में हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आसान लेसन था। कुछ समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से कमेंट में बताना। आगे के लेसन में मैं आपके कमेंट का जवाब देना पसंद करूँगा। तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो। और लेसन पसंद आए जिसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।